आपका संस्कृति आईएएस में स्वागत है। यूपीएससी का पेपर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सॉल्व करना और हॉल से बाहर निकलने के बाद सेम पेपर को देखना, उसका आकलन करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जिस प्रकार का सिचुएशन होता है और वहाँ प्रेशर हैंडल करते हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है। इसलिए एग्जामिनेशन के बाद जब किसी क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम देखते हैं तो कई जगह ऐसा लगता है कि बहुत ही फंडामेंटल या बेसिक क्वेश्चन को अगर कूल हेडेड होकर सॉल्व करते तो शायद सिली मिस्टेक नहीं होता। और जिसने भी यूपीएससी के पेपर को सॉल्व करते समय ओपन माइंड से जाकर यह सोचकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा कि हमें जीएस के 100 क्वेश्चन में से 50-55 क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है, खोजना है और उसे करेक्ट करने का कोशिश करना है, ना कि उन प्रश्नों को देखकर दबाव में आ जाना है जिसका जवाब देना अपने आप में चैलेंजिंग होता है। यहाँ तक कि सेम पेपर को एग्जामिनेशन हॉल के बाहर अगर किसी व्यक्ति को दिया जाए तो हो सकता है उसे भी कई क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए दिमागी कसरत करनी पड़े, उसे भी गूगल सर्च इंजन का यूज़ करना पड़े और ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते ही हैं। इसलिए जहाँ तक 2022 में यूपीएससी के द्वारा भूगोल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका यदि इस समय असेसमेंट किया जाए तो मैं यही कहूँगा कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो फंडामेंटल्स हैं। अगर कूल हेडेड होकर आपने उसे सॉल्व किया होगा तो आपसे सही भी हुए होंगे। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो फैक्चुअल हैं और फैक्ट भी जो है कुछ इस प्रकार से पूछे गए हैं, यदि उसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो तो शायद आपके द्वारा सही उत्तर को पहचान पाना और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चैलेंजिंग होगा। ऐसे भी प्रश्न हैं जिसको आप ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का क्वेश्चन कहने की बजाय एक जीके जनरल नॉलेज का या करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन कह सकते हैं। तो आज के इस पेपर को डिस्कस करते समय मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना ही कोशिश करूंगा कि आपको यह समझाऊं कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के क्रम में आपके पास कितनी जानकारी होनी चाहिए। ये अलग बात है कि क्वेश्चन पेपर को बाद में जब हम सॉल्व करते हैं तो कई लोग इसे रिवीजन का आधार भी बनाते हैं, यानी वैसे लोग जिन्हें आने वाले यूपीएससी के पीटी एग्जामिनेशन में बैठना यानी 2023 में बैठना हो, वह इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके यह कुछ हद तक समझ सकते हैं कि यूपीएससी अपने इस पेपर से आपको क्या मैसेज देना चाहती है। जहाँ तक भूगोल के क्वेश्चन का संबंध है, यहाँ तक कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो यूपीएससी ने बहुत क्लियर कट मैसेज दिया है कि यदि आप भूगोल विषय की तैयारी कर रहे हैं तो एटलस हमेशा आपके साथ होना चाहिए, यानी मैप को ही आप कहीं ना कहीं आधार बनाकर किसी भी विषय या टॉपिक को तैयार करें। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं जिसे आप कह सकते हैं कि वो करंट का क्वेश्चन है, लेकिन उस प्रश्न को पूछते समय यह यूपीएससी के द्वारा प्रश्न नहीं किया गया है कि क्वेश्चन यानी वह प्लेस किस कारण से न्यूज में है, बल्कि सिर्फ यही मेंशन किया गया है कि जो प्लेस न्यूज में है वो कहाँ पर अवस्थित है। उसे हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं कहेंगे, बल्कि यह कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का अध्ययन करते समय मैप को भी कहीं ना कहीं
अध्ययन का आधार बनाते होंगे, यानी मैप की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाओं को समझने का कोशिश करते होंगे, उनके लिए हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन को करेक्ट कर पाना आसान होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पेपर में यूपीएससी ने कुछ जो बदलाव किए, उनमें क्वेश्चन को एक साथ केवल ज्योग्राफी का या केवल इन्वायरमेंट इकोलॉजी का या केवल करंट के क्वेश्चन के रूप में पुट नहीं किया, यानी उसे नहीं पूछा गया, बल्कि मिक्स किया गया है। तो जब क्वेश्चन मिक्स करके पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आप कितना क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कूल हेडेड होकर बहुत ही समझदारी से ऑप्शन पढ़े होंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि यह पेपर यूपीएससी के द्वारा जो है कुछ अलग हटकर है। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस अगर आप पिछली बार के क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे तो उनसे कुछ अलग पैटर्न पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को तैयार करने का एक सही अप्रोच होता है, उसे जिसने भी फॉलो किया होगा, जिसने भी उसे आधार बनाया होगा, उनके लिए कम से कम 50 to 60% क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से संबंधित है उन्हें सॉल्व कर पाना संभव था। अब ये कितना आप सॉल्व कर पाए हैं, इस पर अभी विचार करने की बजाय मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप यदि आने वाले एग्ज़ाम्स में यूपीपीएससी, एमपीपीएससी जैसे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम को भी अगर देने वाले हैं तो आप अभी इस समय यूपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को अपनी तैयारी के आकलन के रूप में नहीं लीजिएगा, इसे भूल जाइए और आने वाले एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। यदि आप यूपीएससी पीटी के बाद आने वाले किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आपको ब्रेक लेकर 1-2 दिन के ब्रेक के बाद आपको मेंस की तैयारी में लग जानी चाहिए, क्योंकि एनीवे पीटी के बाद मेंस का ही पेपर आपको देना होता है और यही मानकर आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो क्वेश्चन जब फैक्चुअल होते हैं तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सकता है, कई सारे फैक्ट्स बताए जा सकते हैं, लेकिन आज के डिस्कशन के माध्यम से मैं बहुत टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता, किस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे, कहाँ कहाँ छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखकर क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते थे, उन्हें समझने का कोशिश करेंगे। और यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसके बाद जिन लोगों को 2023 में पीटी देना है उनके लिए ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लास्ट 2-3 ईयर्स के पेपर को अगर हम विश्लेषण के रूप में विश्लेषण करते हुए, यानी उसका अध्ययन करके उसका विश्लेषण करके अगर आपको एक ओवरऑल अप्रोच समझाने का अगर प्रयास किया जाए तो शायद हो सकता है उससे आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे पाइएगा। हालांकि यूपीएससी ने बहुत क्लियर कट मैसेज दिया कि आपको पीटी मेंस सभी को इंटीग्रेट करके तैयार करना है और किसी विषय को स्पेशलाइज सब्जेक्ट के रूप में तैयार नहीं करना है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को डेवलप करना है, यानी आपको जीएस की तैयारी करनी है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से ये समझने का भी कोशिश करते हैं कि किस प्रकार यूपीएससी ने क्वेश्चन किए हैं और उनमें से कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व आसानी से कर सकते थे। यह जो पेपर आपके सामने है यह सेट सी का क्वेश्चन पेपर है। ABC में सेट सी के क्वेश्चन के सीक्वेंस को यहाँ दिया गया है। यह क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्योंकि प्रश्न किया जा रहा है वातावरण में उपयुक्त में से किनकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है। यानी टॉपिक कौन सा है, एसिड रेन। और जिसने भी इस टॉपिक का बेसिक लेवल पर भी अध्ययन किया होगा तो वो इसका उत्तर आसानी से निकाल सकता है, क्योंकि जब वायुमंडल में जीवाश्म ईंधन का उपयोग किए जाने के कारण या जलावन की लकड़ियों का उपयोग किए जाने के कारण प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है, तो उसमें नाइट्रोजन, सल्फ़र के ऑक्साइड भी वायुमंडल में जाते हैं। और यही सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वर्षा के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो या तो वह नाइट्रोजन यानी नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं और वह वर्षा के रूप में यानी
इसी अम्ल के रूप में सतह पर आते हैं, जिससे कहा जाता है कि वर्षा की अम्लीयता बढ़ गई है। तो यहाँ देखिए, पहला विकल्प है कार्बन मोनोऑक्साइड, यह तो ऐसे ही इस प्रश्न के अनुसार गलत है। दूसरा विकल्प है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सही है। तीसरा विकल्प है ओजोन। तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा बढ़ती है तो ओजोन गैस की मात्रा बढ़ने से या तो फोटोकेमिकल स्मॉग की स्थिति उत्पन्न होती है, और या ओजोन गैस की अगर मात्रा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, लोगों को अस्थमा से संबंधित प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसका अम्लीय वर्षा से कोई संबंध नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में भी अगर आप जानते हैं तो इससे कहीं ना कहीं ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। तो इस प्रकार के जो ऑप्शंस है, इसको देखते हुए आप कहेंगे ये तो साइंस का भी क्वेश्चन है, तो सही बात है। जिसके पास साइंस की बेसिक समझ होगी वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कहेगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों जो है जब वायुमंडल में जाते हैं तो वर्षा की अम्लीयता बढ़ती है, और इस स्थिति में इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, केवल 2 और 4। अब ध्यान दीजिए, यदि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होता तो फिर भी कोई 1 मिनट के लिए सोच सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी वर्षा के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके अम्ल के रूप में सतह पे आते हैं, कार्बनिक अम्ल। लेकिन हम उस समय कहते हैं कि वर्षा अम्लीय वर्षा हो रही है जब वर्षा की अम्लीयता में पीएच का मान जो है 4 या 5 के करीब होता है, यानी जब सल्फर या नाइट्रोजन के अम्ल सतह पर वर्षा के जल के रूप में आते हैं तो कहते हैं कि अम्लीय वर्षा हो रही है, और यह कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बनता है। तो यह एक इन्वायरमेंट साइंस या आप कह सकते हैं कॉमन फंडामेंटल क्वेश्चन है। अब देखिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें स्टेटमेंट को देखते हुए करेक्ट स्टेटमेंट को खोजना है। अभी पहला स्टेटमेंट है, उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। अब यहाँ वर्ड जो है उसे समझना है, ये भी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है कि जो उच्च मेघ होते हैं यानी सीरस क्लाउड, रेशेदार बादल जिसमें सीरोस्ट्रैटस भी हो सकते हैं, तो सीरस या सीरोस्ट्रैटस जो क्लाउड होते हैं वो अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। इस प्रकार के बादल जो होते हैं यह जो सौर्य प्रकाश को सतह पर आने देते हैं, यानी इनसे सौर्य प्रकाश ट्रांसमिट होते हुए सतह की ओर आते हैं, और जिससे कि सतह के द्वारा सौर्य विकिरण का अवशोषण होने पर तापमान में वृद्धि होती है। तो यह स्टेटमेंट उस समय करेक्ट हो सकता था जब यहाँ परावर्तित की जगह होता कि उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को सतह की ओर जाने देते हैं, जिससे भूपृष्ठ का तापमान बढ़ता है। या दूसरा ध्यान दीजिए, जब सतह के द्वारा ऊष्मा का निष्कासन दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होता है, यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में होता है, तो यह अधिक ऊंचाई पर जो बादल होते हैं यह इसे एब्जॉर्ब करके बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोकते हैं और फिर वापस सतह की ओर भेजते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं सतह के तापमान में वृद्धि हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि परावर्तित करके भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, गलत है, सही नहीं है। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली औरक्त विकिरण, ठीक है। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, इस बार के क्वेश्चन पेपर को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कई जगह पर ट्रांसलेशन के वर्ड जो हैं जो वो कहीं ना कहीं गूगल ट्रांसलेटर का कहीं ऐसा लग रहा है यूज किया गया है, और उसमें उसे समझने में भी आपको डिफ़िकल्टी होगी। जैसे यहाँ पर लो क्लाउड्स हैव ए हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, जो नीचे निम्न मेघ होते हैं वो भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले यानी सतह से निकलने वाले हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको वापस भेजते हैं, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। तो ध्यान रखिएगा, भूपृष्ठ के समीप जो बादल होते हैं, जो लो क्लाउड्स होते हैं, वह सौर विकिरण को परावर्तित करके वापस अंतरिक्ष की ओर भेजते हैं। तो यह जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं, ये लो क्लाउड्स के लिए सही हो सकता था, और लो क्लाउड्स जो सतह से निकलने वाले हीट होते हैं
उसको यदि एब्जॉर्ब भी करते हैं तो फिर उसे वापस जो है निष्कासित बाह्य अंतरिक्ष की ओर करते हैं। यानी लो क्लाउड्स जो है यह परावर्तन की भूमिका में रहते हैं, ना कि यह सतह से निकलने वाले हीट को एब्जॉर्ब करके यह ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव यानी तापमान को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट भी जो है वह भी क्या है, गलत है। यानी भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन को निम्न वेग में उच्च अवशोषण तो होता है, लेकिन अवशोषण के बाद फिर इसका बाहर निष्कासन हो जाता है, ना कि इससे तापन का प्रभाव होता है। बल्कि जो निम्न वेग है वह जो सौर विकिरण सतह की ओर आते हैं उनको परावर्तित करके बाह्य अंतरिक्ष में भेजते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट, यह नीचे का स्टेटमेंट ये उच्च मेघ के लिए सही है यह स्टेटमेंट, और यह ऊपर में जो सौर विकिरणों को परावर्तित करते हैं निम्न मेघ के लिए सही है। तो कहने के स्टेटमेंट को ही चेंज कर दिया गया है क्लाउड के संदर्भ में, और इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया, ना तो एक ना ही दो, यानी दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार अब देखिए यह जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के लेवल पर सोचना पड़ेगा। स्टेटमेंट को इंग्लिश और हिंदी में दोनों में देखकर समझना होगा कि एग्जैक्टली यूपीएससी इस क्वेश्चन से क्या पूछ रही हो। जब यूपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा जाए जहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन हो कि दोनों में से कोई सही नहीं है, तो एक बार इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखकर भी ऑप्शन को पढ़ने से आप आंसर पे आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेटमेंट पर विचार करते हुए यह देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन का उत्तर वही दे पाएगा जिसको इस तरह के फैक्ट की जानकारी होगी। यह एक जनरल नॉलेज पर आधारित क्वेश्चन है कि आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ऊर्जा संसाधन से संबंधित टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, जो गैर पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनमें स्पेशली सौर ऊर्जा तकनीक पर आधारित या सौर ऊर्जा पर आधारित हमेशा प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछे ही जाते हैं। तो जिनको इस प्रकार के फैक्ट की जानकारी होगी वो तो ये कहेंगे कि गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क नहीं है, बल्कि भारत ही नहीं विश्व का विशालतम सौर पार्क जो है सोलर पार्क वह राजस्थान के जोधपुर में है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर है वो भदला सोलर पार्क है, और यह ड्राई सैंडी रीजन में है। तो कह सकते हैं जो राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भदला सौर पार्क जो है वो भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है। अब सोचिए ये स्टेटमेंट है। अब इस फैक्ट के डिटेल में जाइएगा तो हो सकता है बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, लेकिन यहाँ इतना ही बहुत बड़ी बात है कि अगर आप यह जानते हैं कि यह गुजरात में नहीं है तो आप कहेंगे ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यह स्टेटमेंट ऐसा है कि सामान्यतः हर व्यक्ति इसके बारे में जानता होगा कि केरल में जो कोची एयरपोर्ट है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वह फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तीसरा देखिए, गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है। तो ध्यान दीजिए, भारत की जो विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है, इसे एनटीपीसी के द्वारा नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर रिजर्वायर में स्टार्ट करने की योजना बनाई गई, जो कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना होगी। इसलिए यह स्टेटमेंट कब करेक्ट होता है, यह स्टेटमेंट करेक्ट होता है जब यहाँ पर गोवा की जगह मध्य प्रदेश दिया होता है और मध्य प्रदेश के साथ यहाँ नर्मदा नदी की बात की जाती। तो कहते हैं यह कह सकते हैं कि ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अब यहाँ देखिए, इसमें कह रहा है कौन सा सही है, तो केवल कौन सा सही है, पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, केरल में, तो केवल दो सही है। ठीक है, अब देखिए, अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, यदि आपके पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं है
तो बहुत ही सोच समझ कर कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लेखित शिंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? अब देखिए, यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं न्यूज़ पेपर में, यानी जो न्यूज़ पढ़ते होंगे, करंट पर आधारित क्वेश्चन है और लिखा हुआ शिंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो जो भी रेगुलर जो है इस प्रकार के न्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित न्यूज़ पढ़ते होंगे, वो तो सीधा कहेंगे कि यह चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। यानी शिंकाकू द्वीप जो है वह ताइवान के नॉर्थ में और जापान द्वीप समूह में ryukyu द्वीप है, उसके दक्षिण में ही शिंकाकू द्वीप है। ये अनइनहेबिटेड है और इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि चाइना जो है इसके जापान के टेरिटोरियल वाटर में प्रवेश किया, जिसके कारण कहीं ना कहीं यह जापान के द्वारा इस पर जो है विरोध व्यक्त किया गया था। अब देखिए, जो इनके बारे में जानते होंगे, इसके बारे में डिटेल में जानते होंगे कि आखिर डिस्प्यूट क्या है। अब जिनको जानकारी नहीं होगी, गेस करना होगा, तो ये कहेंगे ना शिंकाकू द्वीप विवाद की बात कर रहा है। और शिंकाकू द्वीप विवाद को लेकर यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया जा रहा है वह यह माना जाता है कि वे दक्षिणी चीन सागर के आसपास किसी देश द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप है। कृत्रिम द्वीप यानी आर्टिफिशियल द्वीप है। तो आप कहेंगे कि यह पहला जो है स्टेटमेंट में कोई विवाद वगैरह की बात नहीं कर रहा। अगर गेस ही करना है तो ये चारों स्टेटमेंट में यहीं पर एक ऐसा है स्टेटमेंट है जहाँ कहा जा रहा है कि समुद्री विवाद होता रहता है। तो गेस करने में आप इस प्रकार से गेस करके इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। बाकी नहीं तो इस क्वेश्चन के द्वारा यूपीएससी आपको कहीं ना कहीं एक हिंट दे रही है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अगर आप डिटेल में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले यह देखिए कि उसका संबंध कौन से भौगोलिक क्षेत्र से, और उसे मैप के द्वारा समझते हुए उसे तैयार करने का कोशिश कीजिए। तो ऐसे मैप पर आधारित जो प्रश्न किए जाएंगे उनका आप जवाब दे सकते हैं। ये प्रश्न है वन्यजीव संरक्षण से संबंधित, यानी इन्वायरमेंट का जो ये प्रश्न है, इसमें प्रश्न किया जा रहा है कि वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जानकारी होनी चाहिए। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बाद अगर आप साइट्स के बारे में जानते होंगे, साइट्स को लेकर यदि आपकी समझ होगी, क्योंकि साइट्स के आने के बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में जो प्रावधान थे उसको लेकर संशोधन भी किया गया। अब उसके आधार पर जो इस टॉपिक अध्ययन किए होंगे वो इस स्टेटमेंट को अगर पढ़ेंगे तो आराम से कह सकते हैं कि वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति। अब देखिए, हिंदी में ऐसा लग रहा है कि वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लग रहा है। यहाँ पढ़ेंगे तो कह रहा है वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी वन्यजीव पर जो अधिकार है वो किसका है, सरकार का ही अधिकार रहता है। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के आने के बाद है। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है, जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो वह यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। तो स्टेटमेंट से ही क्लियर हो रहा है कि यदि किसी वन्यजीव को संरक्षित प्रोटेक्टेड घोषित किया जा रहा है तो उसके लिए अलग अलग प्रावधान होगा। इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत यदि उसे किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य या जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में विशेष संरक्षण प्रदान किया जा रहा है तो वहाँ पर उसके संरक्षण की विधियाँ, संरक्षण के लिए जो प्रोविज़न होंगे वो अलग होंगे। और वही अगर किसी वन्यजीव को एक्स-2 कंजर्वेशन के अंतर्गत किसी भी बोटैनिकल पार्क, ब्रीडिंग सेंटर या जियोलॉजिकल गार्डन में संरक्षण प्रदान किया जा रहा है तो उसके लिए प्रोविज़न अलग होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर स्टेटमेंट को देखकर हम कह सकते हैं कि यह स्टेटमेंट जो है यह समान संरक्षण का हकदार है। यह स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर
उसे चाहे संरक्षित क्षेत्र में रखें या उससे बाहर रखें, सेम ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। तीसरा देखिए, किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ही ये प्रोविज़न रखा गया है कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं या प्रोटेक्टेड स्पीसीज हैं, उनको, उनमें से जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज हैं उनको उस समय ही हम मारने के बारे में सोच सकते हैं, उसे पकड़कर जो है उसको विशेष रूप से जो हम प्रोटेक्टेड करेंगे जब उससे मानव के जीवन पर खतरा होगा। तो ये भी करेक्ट है। तो अब देखिए, पहला और तीसरा यह जो स्टेटमेंट है ये दोनों ही क्या है, इस वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में सही है। अब इस क्वेश्चन को आप दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आप इस क्वेश्चन को गेस करते हुए सॉल्व कर रहे हैं तो दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो आपको यह स्पष्ट या ऐसा लगेगा कि कोई भी वन्य जीव हो उसको हम सेम ट्रीटमेंट कैसे देंगे, जब वो संरक्षित क्षेत्र में हो या बाहर हो। तो ऐसे करके हम इसमें यहाँ दूसरा ऑप्शन स्टेटमेंट दिया गया, इसको बाहर कर देंगे। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, इसको बाहर कर देंगे। और सी और डी में हम यह देख सकते हैं कि कौन सा इनमें करेक्ट है। तो अब यहाँ पर यह तो एटलीस्ट डिसाइड कर सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट जो है, पहला जो स्टेटमेंट है, वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। तो इतना तो हर कोई बेसिक लेवल पे जानता होगा कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीवों पर अधिकार किसी भी देश के सरकार की होगी। तो ऐसे इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं कि पहला तो सही होना ही चाहिए, तीसरा जो है उसको लेकर हो सकता है आप जानकारी न रख के कन्फ्यूज करें तो, लेकिन विकल्प जो दिया गया एक यहाँ पर, तो एक और तीन सही होगा। तो बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको व्यक्ति अगर चाहे तो ऑप्शन के द्वारा एलिमिनेट करते हुए करेक्ट आंसर पर आ जाए। भाई देखिए, सीधी सी बात है कि यदि आपके सामने कोई प्रश्न आ रहा है और आप पहले से ही उस टॉपिक के बारे में जानते हैं, उसका आपने अध्ययन किया, उस पर आपकी एक समझ है, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे यह करके कि भाई ये तो वो प्रश्न आ गया जिसकी मैंने तैयारी की थी। लेकिन यूपीएससी में चैलेंजिंग सिचुएशन उस समय रहता है जब हमारे सामने कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जिसकी सहायता से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए, थोड़ा सा आईक्यू, कॉमन सेंस अप्लाई करके जो है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियाँ कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं, यानी सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन एज कल्टिवेटर्स ऑफ फंजाई। तो अब सोचिए, फंजाई जो है कवक, वो कहीं ना कहीं ह्यूमिड रीजन, इतना अगर आप साइंस की समझ रखते हैं या इन्वायरमेंट की समझ रखते हैं तो हैबिटेट के आधार पर कह सकते हैं कि जो कवक होंगे उनके लिए एसिडिक और अम्लीय और ह्यूमिड मीडियम होना चाहिए। और उसे भी ध्यान में रखकर अगर चलेंगे तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ, एक चींटी, दूसरा कॉकरोच, तीसरा केकड़ा और चौथा मकड़ी। तो कॉकरोच, क्रैब, तो कॉकरोच जनरली आपको ड्राई रीजन में मिलेगा, और ड्राई रीजन के साथ भी कहाँ मिलेगा, जहाँ पर डार्क वो हो, जहाँ शेडी रीजन हो। क्रैब जो है आपको पानी में मिलेगा, समुद्र में मिलेगा, एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेगा। स्पाइडर जो है आपको एक अलग जो है कंडीशन में मिलेगा, ड्राई कंडीशन में। अब इन तीनों को अगर हम ले तो इसके आधार पर कहेंगे कि इनका जो हैबिटेट है उस हैबिटेट्स का संबंध कवक से नहीं है, यानी फंजाई से नहीं है। तो इस आधार पर चींटी होना चाहिए कि चींटी हमेशा सामान्यतः जो है जहाँ ह्यूमिड कंडीशन होता है वहाँ पर चींटी मिलेगी। यहाँ एक तरीका यह है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका है कि अगर आपने इसका अध्ययन किया होगा तो ऐसी चींटी की वैसी प्रजातियाँ जिसे कहा जाता है लीफ ईटर, जो पत्तियों को तोड़कर एक ऐसी जगह पर ले जाकर इकट्ठा करती हैं जहाँ पर उसके पत्तियों के इकट्ठा होने के साथ इन चींटियों के द्वारा
वहाँ पर कंडीशन जो है, जो इनके एक्सेट्रा यानी इनसे जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उससे वो धीरे धीरे जो है पत्तियाँ वहाँ आप कह सकते हैं गीली होने लगती है, और उसके कारण कवक के लिए कंडीशन, एक जो प्राकृतिक दशाएं होनी चाहिए जहाँ पर कवक का विकास होता है, वो कंडीशन डेवलप हो जाता है, जिससे वहाँ पर कवक जो है उनके वृद्धि यानी उनकी संख्या बढ़ने लगती है, और वही कवक इन पत्तियों को डिकम्पोज करते हैं, जिसको बाद में चींटियाँ खाती हैं। एक प्रकार से यह म्यूचुअलिज्म का एक उदाहरण है, यानी इससे दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। अब सोचिए, जिसने इसका अध्ययन किया होगा म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल पढ़ते समय, उसके लिए तो सीधा होगा कि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन एंड होगा, लेकिन जिसे जानकारी नहीं होगी वो कुछ इस प्रकार से हैबिटेट के आधार पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है, पोलर कोड का? अब ध्यान दीजिए फिर से, यह एक करंट पर आधारित कह सकते हैं, फैक्चुअल या इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जिसने भी IMA यानी इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल एसोसिएशन के बारे में अध्ययन किया होगा, तो उसके द्वारा एक ऐसे कोड को निर्धारित किया गया है, एक ऐसे कोड का प्रोविज़न लाया गया है जो ध्रुवीय प्रदेश में, पोलर रीजन में चलने वाली या ध्रुवीय प्रदेश में जाने वाली जलयानों पर लागू होता है। और विशेष रूप से पोलर कोड के द्वारा जलयानों को अलग अलग कोड दिए जाते हैं, जिससे उनका सेफ्टी बना रहे। तो सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए इस प्रोविज़न को लाया गया है। और वैसे में यहाँ पर अगर पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो ध्रुवीय जल राशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए ये सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है, यानी यह एक इंटरनेशनल मानक है, कोड है। और स्पेशली ध्रुवीय क्षेत्र में के जल राशियों में जो जहाज जलयान परिचालन करते उनके सेफ्टी के लिए। अब अगर आप ये जानते रहेंगे तब तो तुरंत ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, करेक्ट कर देंगे। नहीं जानते रहेंगे, नहीं जानने की स्थिति में आप अगर ये पोलर कोड देख रहे हैं तो पहला स्टेटमेंट देखा आपने, दूसरा है ये उत्तरी ध्रुव के आसपास के देशों का ध्रुवीय क्षेत्र में अपने राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। तो ध्यान दीजिए, कोडिंग करके हम कभी भी किसी भी क्षेत्र के सीमांकन की तो बात नहीं करेंगे, कुछ ऐसा गेस कर सकते हैं। उसी प्रकार यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है। तो इस स्टेटमेंट को अगर देखेंगे तो फिर से यह जो कोड बनाया जा रहा है कोडिंग के द्वारा, आप इसको और इसको लेकर हो सकता है कंफ्यूज कर जाए कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के लिए, ठीक है। तीसरा है ये अंटार्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। अब देखिए, गेस करने की बात होगी तो गेस करने में यह जो है गेस किया जा सकता है, वो भी अगर आप इनके बारे में जानते होंगे। अब देखिए, यह एक इंफॉर्मेशन बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसको या तो हम रिस्क लेकर अटेम्प्ट करेंगे या ऐसे क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। अब ये देखना है कि और ऐसे प्रश्न हमेशा यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, और आप करंट इवेंट्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार के इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको आपकी तैयारी करने के बाद क्वेश्चन पेपर में मिल ही जाए। बहुत किस्मत वाले होते हैं जो इस प्रकार के क्वेश्चन उन्हें आसानी से मिल जाते हैं। तो देखिए, ये भी एक प्रश्न था इंफॉर्मेशन बेस्ड, मेरे से पूछिएगा तो इस क्वेश्चन को आप चाहते तो ऐसे अटेम्प्ट भी कर सकते थे, नहीं तो छोड़ने वाले प्रश्न भी है। यह देखिए, यह एक वर्ड है ग्रीन वॉशिंग, शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। अब ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है, यह वर्ड जो है आपको पढ़ने को मिल सकता है कॉमनली इस तरह के, यानी यह वर्ड इसलिए पढ़ने को मिल सकता है क्योंकि इसमें यह वर्ड इस संदर्भ में यूज किया जाता है कि जब कोई कंपनी मार्केटिंग गिमिक करते समय कहीं ना कहीं कस्टमर को यह मैसेज देना चाहती है कि वह इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिव है, और उसके द्वारा जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लाए जाते हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। इसके लिए जो वो पैकेजिंग करेगी तो उसमें हो सकता है ग्रीन कलर का यूज करे अपने प्रोडक्ट पर, और वह सही मायने में
उस प्रोडक्ट को तैयार करते समय जो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए जो मानक होते हैं, उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो कह सकते हैं कि मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूली यानी इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है, यानी क्या यहाँ क्या है कि एक फॉल्स इंप्रेशन कन्वे करना कि प्रोडक्ट जो है वो इको फ्रेंडली या इन्वायरमेंटली साउंड है। तो ये क्वेश्चन, इसका यह जवाब है। फिर से देखिए, ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। अगर आप सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो इसके बारे में जानते रहेंगे तब तो इसे जवाब दे देंगे, नहीं तो अगर आगे के स्टेटमेंट को देखेंगे तो हो सकता है किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिकीय पर्यावरणीय लागतों को शामिल नहीं करना, तो कहेंगे यह तो स्टेटमेंट ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड नहीं लगता है। आधारिक संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिकी दुष्परिणामों की उपेक्षा करना। अब देखिए, इस तरह के जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, इस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। जानते होंगे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यह इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन कम जो आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में मेंशन किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के समसामयिकी घटनाएं, यानी इस तरह के इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको उस अलग से एक सेक्शन के रूप में भी तैयार करना पड़ सकता है। और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको, आप जो पढ़े रहेंगे वहाँ मिल भी जाएंगे, कई बार ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके रेंज से बाहर होंगे। अब देखिए, यह प्रश्न, इनमें हमें राज्यों पर विचार करते हुए यह देखना है कि उपयुक्त में से कितने आम तौर पर चाय उत्पादन राज्य के रूप में जाने जाते हैं। अब यह प्रश्न यूपीएससी ने पहली बार इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा कि जहां पर ऑप्शन के रूप में आपको 1, 2, 3, 4 ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, केवल एक राज्य, केवल 2 राज्य, केवल 3 राज्य। तो इस प्रकार के ऑप्शन को देकर भी उसने आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाने का कोशिश किया। लेकिन अगर आपसे कहा जा रहा है कि चाय उत्पादन राज्य के रूप में जाने जाते हैं, तो यहाँ पर चाय के कंडीशंस को ध्यान में रखकर भी कि जो चाय के बागान होते हैं वो सामान्यतः वार्म और ह्यूमिड या रीजन में चाय के बागान मिलते हैं, जहाँ टेम्परेचर ना बहुत अधिक होना चाहिए ना कम होना चाहिए, और बारिश जो है औसत से अधिक होनी चाहिए। और चाय के बागान आपको स्लोपी रीजन में मिलते हैं, एक तो कंडीशन ये है। दूसरा है कि आप चाय के भारत में जो है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से, उनको अगर जानते रहेंगे तो आप उसके बेसिस पर भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि वेस्ट बंगाल, असम, केरल, कर्नाटक, इन सभी राज्यों को नाम, हिमाचल प्रदेश, इसके बेसिस पर भी आ सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें पहला है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक विशाखापत्तनम में अरुकुआ हिल है, जहाँ पर आपको कहवा के बागान मिल जाएंगे, यानी कॉफ़ी के प्लांटेशन के लिए उस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, लेकिन चाय के बागान के रूप में वह क्षेत्र इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जब हम केरल की बात करेंगे तो केरल में मुन्नार, नीलगिरी हिल्स चाय के बागान के लिए फेमस भी है, और इस कारण से केरल को आप कह सकते हैं कि यह एक चाय उत्पादन राज्य का, भारत का एक महत्वपूर्ण चाय उत्पादन राज्य है। दूसरा हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा वैली है, वहाँ पर चाय के बागान आपको सबसे अधिक मिलेंगे, और इसके कारण जो है कांगड़ा वैली का महत्व भी अधिक है। तो ये भी दूसरा राज्य भी है जो है चाय के लिए इम्पॉर्टेंट है। तीसरा त्रिपुरा जो है वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर में से है। अगर हम 5-6 राज्यों की बात करें, उनमें से एक त्रिपुरा भी है। तो केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, इन तीनों को हम आम तौर पर चाय उत्पादन राज्य के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर ये राज्य जो दिए गए विकल्प हैं उनमें चाय उत्पादन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए कौन से हो जाएंगे, 1, 2 और 3, यानी केवल 3 राज्य। अब देखिए, यह प्रश्न जो है एक बेसिक मैप पर आधारित क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप नदी बेसिन का अध्ययन करते हैं और नदी के साथ आप यह देखते हैं कि नदी
पर कौन से डैम बनाए गए हैं, उसके साथ कौन सा रिजर्वायर बनाया गया है, उस नदी के अपवाह क्षेत्र में किस प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो ऐसे में आप कई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी नदी बेसिन पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट नहीं आएंगे। यूपीएससी में नहीं पूछेगा कि इस नदी की सहायक नदी कौन सी है। अगर प्रश्न ऐसे किए भी जाएंगे तो थोड़ा सा वो ट्रिकी होता है। तो यहाँ देखिए प्रश्न है कि रिजर्वायर, और वह रिजर्वायर कौन से राज्य में है, इसको हमें देखना है और देखना इनमें कौन सा सही सुमेलित है। तो घाट प्रभा, तो ध्यान दीजिए घाट प्रभा कृष्णा नदी, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। और कृष्णा नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध, कृष्णा नदी निकलती महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से है, लेकिन इसके अधिकांश क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसके अपवाह क्षेत्र का संबंध जो है वो कर्नाटक से भी, कर्नाटक में ही घाट प्रभा, माल प्रभा इन नदियों का अपवाह होता है। तो कहेंगे कि यहाँ पर जो घाट प्रभा जलाशय है वो तेलंगाना नहीं बल्कि कर्नाटक में है, इसलिए यह सही सुमेल नहीं है। गांधी सागर, तो चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में हर कोई बेसिक लेवल पर भी तैयारी करते समय अध्ययन करता ही है कि चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर इस प्रकार के रिजर्वायर बनाए गए हैं, जिनमें गांधी सागर जो है ये मध्य प्रदेश में ही है और मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है, इसलिए ये करेक्ट है। दूसरा देखिए इंदिरा सागर, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर निर्मित एक जलाशय है। नर्मदा नदी पर जो रिजर्वायर बनाया गया इंदिरा सागर है और यह खंडवा डिस्ट्रिक्ट यानी आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, इसलिए यह भी सही सुमेल नहीं है। मैथन, तो धनबाद के पास बराकर नदी पर जो डैम बनाया गया मैथन डैम, उसका जलाशय है। तो यह ऐसे ही मैथन जो बहुत कॉमन नेम है, कहेंगे ये तो करेक्ट नहीं है क्योंकि ये झारखंड में है। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा ये तीन जो है सही सुमेल नहीं है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को कितना आपको वहाँ कूल होकर इस बार सॉल्व करना पड़ा, क्योंकि इस तरह के विकल्प पहले यूपीएससी के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। तो कहेंगे ना कि यहाँ पर युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो केवल 3 युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहले क्या होता था कि हम जो ऑप्शन दिए जाते थे उनमें भी एलिमिनेट करके हम क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते थे। इस बार क्या है, इस तरह के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें एलिमिनेशन का स्कोप कम हो गया। आप एलिमिनेट कैसे करेंगे उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए भी इस बार का पेपर थोड़ा ट्रिकी और डिफ़िकल्ट कहा जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन जो फ्रेम किया गया है वो अलग तरह का है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द इमिशन रिडक्शन प्लेजेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, यानी जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ही बहुत कुछ क्लियर है कि एक ऐसा ट्रैकर जो अलग अलग देशों के द्वारा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की इमिशन को कम करने के लिए जो कमिटमेंट किया जाता है उसको ये ट्रैक करता है। तो उसे ट्रैक करने के लिए कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों का समूह होगा जो कि इसका अध्ययन करता होगा कि जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है वह किस रेट पर हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है। इस आधार पर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस तैयार करता है, जिसमें एक है क्लाइमेट एनालिस्ट और दूसरा न्यू क्लाइमेट, 2 रिसर्च ग्रुप इसमें मुख्य रूप से कार्य करता है। अब सोचिए इसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तब तो आप तुरंत इसे करेक्ट कर देंगे। अगर आप इसके बारे में अध्ययन नहीं किए होंगे तो क्वेश्चन को पढ़ते समय स्टेटमेंट के आधार पर भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए, क्योंकि दूसरे स्टेटमेंट में दिया गया विकल्प में जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल का एक विंग है। अब जो इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का अध्ययन किया होगा
उसे लगेगा कि इस तरह के स्टेटमेंट उसको पढ़ने को नहीं मिला होगा। उसी प्रकार UNFCCC के बारे में जिसने अध्ययन किया होगा उसे भी इस प्रकार के किसी समिति के बारे में जानने को नहीं मिला होगा। तीसरा, जिसने यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का अध्ययन किया होगा वर्ल्ड बैंक का, उसको भी इस तरह के ट्रैकर इस ग्रुप के बारे में, बल्कि एक ये रिसर्च ग्रुप है जो अलग से इस तरह का कार्य करता है। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। देखिए, हालांकि एग्जामिनेशन के बाद जब पेपर सॉल्व करने की बात की जाती है तो वहाँ पे तो यह कहना बहुत आसान होता है कि इस प्रश्न का जवाब ऐसे निकाला जा सकता था, इसका जवाब ये होगा, इस क्वेश्चन किसी प्रश्न का जो उत्तर होता है उसके साथ साथ उसी क्वेश्चन के साथ साथ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी दिए जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको ऑन स्पॉट 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर यह भी डिसाइड करना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं या इसको आप स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कुछ ही क्वेश्चंस, वो भी जब 100 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो शायद 40-45 प्रश्न आपको ऐसे मिले जिसको लेकर एकदम आप आश्वस्त होंगे इसका यही जवाब होगा। और कुछ प्रश्न तो मिलेंगे 20, 25, 30 क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस को पढ़ के दिमाग लगाकर अपने IQ का, कॉमन सेंस का यूज करके जो है आंसर निकालना होगा। कुछ अपवाद स्वरूप आप कह सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही गहन अध्ययन करते होंगे, हो सकता है कि उनका इन डेप्थ में जाकर तरह तरह की इन्फॉर्मेशन को देखते रहते होंगे। तो उनके लिए जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको, वो भी वैसे जो सामान्यतः आपको पढ़ने को ना मिले उनको शायद कहीं मिल जाए। तो आप अगर वैसे में हैं तब तो आपके लिए आसान हो, लेकिन सामान्यतः अधिकांश लोगों को के लिए यह जो पेपर है उनमें कुछ प्रश्न जो है वो ऐसे पूछे गए हैं जिनको आप देख कर लगेगा कि ये कहाँ से पूछ दिया गया। लेकिन जैसे ये प्रश्न है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो फेफड़े क्यों कहा जाता है वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन को? क्योंकि ये कार्बन सिंक का कार्य करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं, यानी गैस एक्सचेंज का काम करते हैं और वायुमंडल को क्लीन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम कर रहे हैं। वहीं दूसरा कह रहा है तो निश्चित ही आर्द्र भूमियाँ इसके गुर्दों की तरह काम करती है। अब इसे इंग्लिश में देखना होगा कि वेटलैंड्स फंक्शन एज इट्स किडनी। अब सोचिए, स्टेटमेंट है साइंस का और क्वेश्चन है वेटलैंड पर। अब जो किडनी के फंक्शन को जानता है वो आराम से कहेगा कि इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसे ऑप्शन को देखना है जिसमें फिल्टरेशन का काम हो। यानी फिल्टरेशन का मतलब जो किडनी जिस प्रकार से एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है, फिल्टरेशन का कार्य करता है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं वेटलैंड भी अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, फिल्टरेशन कर रहा है, तो वह किडनी कहला सकता है। तो अब देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट है आर्द्र भूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह, अवमृदा, अंतःस्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। द वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सब सॉइल परकोलेशन एंड इवेपोरेशन। ये बात एकदम सही है कि वेटलैंड क्या करता है, जल चक्र की प्रक्रिया को संतुलित करता है, लेकिन इसका यह जो फंक्शन है वो किडनी के फंक्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो यह विकल्प नहीं होगा। शैवालों से वह पोषक आधार बनाता है। एल्गी फॉर्म द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश, क्रस्टेशियंस, मॉलस्क, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स थ्राइव। तो ध्यान दीजिए, यह जो है वेटलैंड जहाँ पर जल का स्रोत होता है, मैं वेटलैंड के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ऑप्शन की केवल बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पर भी एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र हो जहाँ दलदल भूमि हो, पानी होगा, वहाँ शैवाल मिलेंगे। और शैवाल क्या करते हैं, शैवाल कहीं ना कहीं एक प्रकार की पादप प्लवक होते हैं और इन्हीं पादप प्लवक पर जंतु प्लवक आश्रित होते हैं और इस प्रकार शैवाल जंतु प्लवक के साथ मिलकर एक फूड चेन बनाता है। अन्य जो है पानी में रहने वाले, जल में रहने वाले जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन उपलब्ध कराता है। तो कहेंगे यह तो किडनी का कार्य नहीं है, यह वेटलैंड का कार्य है। लेकिन जो वेटलैंड के उस कार्य को यहाँ खोजना है
जिसका संबंध किडनी के फंक्शन से मैच करता हो। तीसरा, आर्द्र भूमियाँ अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी सही है कि सेडिमेंट को बैलेंस करने में, क्योंकि जब जल चक्रीय प्रक्रिया को संतुलित करता है, सॉइल का कंजर्वेशन करता है, तो इस प्रकार की भूमिका में भी आर्द्र भूमि होता है, लेकिन ये भी किडनी से संबंधित नहीं है। अगले देखिए, जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। तो देखिए डी, एब्जॉर्प्शन। जिस प्रकार किडनी का फंक्शन फिल्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन के द्वारा फिल्ट्रेशन प्यूरिफिकेशन का है, उसी प्रकार वेटलैंड भी यह कार्य करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? डी। अब सोचिए, साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो कोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन बेशक आपको 15-16 मिले, लेकिन साइंस की अगर आपको समझ नहीं होगी, यदि आपको साइंस की समझ नहीं होगी तो आप ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा कि ये ज्योग्राफी का है या इन्वायरमेंट का है, लेकिन उसे सॉल्व करने के लिए आपको साइंस के कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए आपको हमेशा यह मानकर चलना है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे हैं, जीएस के पीटी में परफॉर्म करने के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे पीटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और हम जैसे लोग अगर क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग सेक्शन में, तो ये अपने आप में भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि कैसे हम क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करें कि ये ज्योग्राफी का है, ये इन्वायरमेंट का है, या ये साइंस का है, या इकोनॉमी का है, या ये करंट का है। तो ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए आप स्पेशलाइज्ड अगर नॉलेज रखेंगे तो भी समस्या है। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट को के साथ साथ आपको साइंस को भी इंटीग्रेट करना होगा, और ज्योग्राफी इन्वायरमेंट साइंस के साथ आपको इकोनॉमी को भी इंटीग्रेट करना होगा। चारों को जब इंटीग्रेट करके एक साथ तैयार करेंगे तो जाकर यूपीएससी जो आपसे जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रही है उनको सॉल्व करने में आप अपने आईक्यू कॉमन सेंस को अप्लाई कर पाएंगे। और ऐसा अगर आप इंटीग्रेशन को डेवलप करेंगे तो आपके अंदर एक न्यूज़पेपर को पढ़ना, जो आपके इर्द गिर्द जो घटनाक्रम होते हैं उन पर आपका ध्यान भी जाएगा। और ये तरीका भी है, ये क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब यही देखिए क्वेश्चन, WHO पढ़ेंगे तो कहेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो साइंस टेक्नोलॉजी की हो गया। आगे बढ़ेंगे, वायु गुणवत्ता की बात करेंगे कि एयर क्वालिटी गाइडलाइंस की बात करेंगे तो कहेंगे ये तो इन्वायरमेंट का है। और आगे स्टेटमेंट को देखेंगे तो सॉल्व करते समय इन्वायरमेंट साइंस सबको कहीं ना कहीं अप्लाई करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 का 24 आवर्स, यानी देखिए इन हिंदी में पढ़ने में हो सकता है बहुत लोगों को डिफ़िकल्टी भी हो, क्योंकि ट्रांसलेशन के लेवल पर भी इस बार कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वर्ड यूज किए गए जिसको समझना कठिन है। जैसे यहाँ अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो 24 आवर मीन ऑफ PM 25 शुड नॉट एक्सीड 50 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड एनुअल मीन ऑफ PM 25 शुड नॉट एक्सीड इतना ग्राम। आप देखिए यह स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट सही है या गलत, हम यह तभी कह पाएंगे, समझ पाएंगे जब इस स्टेटमेंट को आपने पढ़ा होगा। तो इस स्टेटमेंट को छोड़कर अगर हम दूसरे स्टेटमेंट पर आए तो लिखा हुआ किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। तो ध्यान दीजिए, इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इनक्लेमेंट वेदर। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने से ही आप अगर ओजोन पॉल्यूशन की बात करेंगे तो सामान्यतः जब जीवाश्म ईंधन का, फॉसिल फ्यूल का इनकम्प्लीट आंशिक रूप से दहन होता है, या वैसे जीवाश्म ईंधन जिसकी ऊर्जा दक्षता कम होती है, तो ओजोन पॉल्यूशन की स्थिति उत्पन्न होती है। और या तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में जाते हैं, गर्मी का मौसम होता है, अल्ट्रा पराबैंगनी किरणों की इंटेंसिटी अधिक होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑक्सीजन, कार्बन, इन सब के होने के कारण ओजोन गैस का अगर क्षोभ मंडल में फॉर्मेशन होता है जिससे फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है, तो ऐसी स्थिति बनती है। तो आप कह सकते हैं कि ओजोन पॉल्यूशन से प्रतिकूल मौसम हो जाता है, एडवर्स वेदर हो जाता है, ना कि प्रतिकूल मौसम के समय ओजोन पॉल्यूशन होता है।
तो कुल मिलाकर अगर यह देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। ठीक है, यह कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ही अपने आप में करेक्ट नहीं नज़र आ रहा है। दूसरा देखिए, इसके लिए आपको इन्वायरमेंट की समझ होनी चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट है PM10 फेफड़े के अवरोध का वेधन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है, यानी पार्टिकुलेट मैटर 10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। सोचिए, यहाँ साइंस का फंडामेंटल अगर आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो इस स्टेटमेंट को आप आसानी से यानी समझ सकते हैं कि ये गलत है या सही है, क्योंकि जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होगा, यानी जो पार्टिकुलर मैटर का आकार बहुत छोटा होगा, वो तो हमारे लंग से होकर ब्लड में प्रवेश कर सकता है। यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10 ये हमारे लंग्स तक जा सकता है, लेकिन लंग्स से ब्लड में स्ट्रीम में जाने के लिए पार्टिकुलेट मैटर का आकार अत्यंत छोटा होना चाहिए। इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। यह स्टेटमेंट उस समय सही होता जब यहाँ PM 2.5 लिखा रहता। तो अब देखिए, तीसरा गलत है तो यह तो नहीं होगा, तीसरा गलत है यह भी नहीं होगा ऑप्शन। अब हमें इसमें और इसमें खोजना है। अभी आपने देखा कि दूसरा स्टेटमेंट हमने इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देख लिया कि ये करेक्ट नहीं है, तो कहेंगे ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, 1 और 4। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते थे? या तो आपने इसके बारे में अध्ययन किया हो, तब तो आप इस स्टेटमेंट को भी पकड़ लेते कि ये करेक्ट है। नहीं किया है तो इन्वायरमेंट और साइंस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, यह इन्वायरमेंट का अगर अध्ययन करेंगे तो ओजोन पॉल्यूशन से हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपको ऑप्शन मिलेगा पढ़ने को। तो यह भी एक इन्वायरमेंट और साइंस पर आधारित फंडामेंटल स्टेटमेंट है जिसको आप करेक्ट पढ़कर समझ सकते थे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेक्ट किया सकता है। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि जिन लोगों ने एग्जामिनेशन यानी UPSC का पेपर सॉल्व कर लिया, जो दे चुके हैं, मैं उनकी मनस्थिति को समझ सकता हूं कि अगर जो पहले से कुछ सोच कर गए होंगे कि इस बार UPSC के द्वारा पिछले वर्ष के जैसा क्वेश्चन किया जाएगा, यहाँ से प्रश्न आने चाहिए, वहाँ से आने चाहिए, ऐसे आने चाहिए, उनके लिए तो हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो मिक्स क्वेश्चन थे, ट्रांसलेशन के लेवल पर जो आप कह सकते हैं जटिल शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इन सब को लेकर और अलग अप्रोच पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेकर वो और ज़्यादा हो सकता है प्रेशराइज कर गए हों और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हों। तो उनके लिए डिस्कशन कम है। डिस्कशन उनके लिए जिनको आने वाले एग्जामिनेशन में फिर PT में अपीयर होना है, उनको यही समझना है कि चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, जब UPSC का पेपर आप सॉल्व करने जाएंगे तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं। सिलेबस से संबंधित, सिलेबस के अंदर जो टॉपिक आते हैं उनसे संबंधित ही आपसे 60-70% क्वेश्चन किए जाएंगे। उस 70% क्वेश्चन में से अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो आप 50% तक क्वेश्चन करेक्ट करके आ सकते हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन में से आपको वैसे 70% यानी 60-70 क्वेश्चन को खोजने के लिए, खोज कर सही ढंग से सॉल्व करने के लिए एकदम ओपन माइंड होकर आपको UPSC की तैयारी करनी होगी। UPSC को गेस करने का कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि सिलेबस पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करनी चाहिए और उसके आधार पर ही आप ऐसे तैयारी करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब यही प्रश्न है कि अब लिखा हुआ है, कभी कभी समाचारों में उल्लेखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जिसने सोचा कि अरे हमने तो करंट में इस गुच्छी के बारे में पढ़ा ही नहीं, अब कैसे इसको सॉल्व करें। लेकिन जब वो ऑप्शन में देखेगा तो यहाँ ना तो 1 ना तो 2 ऐसा तो नहीं लिखा है, कोई ना कोई स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ यह एक कवक है, तो वहाँ उसे एक बार गेस करना पड़ेगा कि यह एक कवक है। ठीक है, यानी एक प्रकार का क्या है, फंगस है। तो गुच्छी एक प्रकार, यह मशरूम की एक ऐसी प्रजाति है
जिसका न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत अधिक है, यानी यह कहा जाता है स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मशरूम का सेवन करना लाभदायक होता है। इसलिए यह तो एक कवक है। अगर आप यहाँ पर गेस किए कि चलो ये करेक्ट होना चाहिए, तो कवक जो कवक मशरूम की खेती होती है उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, क्लाइमेटिक कंडीशन कहीं ना कहीं कूल कोल्ड होना चाहिए। और इस संदर्भ में अगर हम देखें तो ये कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में, यानी ऐसी स्थिति में हिमालय में ही मशरूम की खेती की जाती है, तो कहेंगे ये दूसरा भी सही होगा। अब तीसरा जो है, उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। अब ध्यान दीजिए, कमर्शियल। अब 1 और 2 के बाद 1, 2 और 3 तो है नहीं, इसमें केवल 1, केवल 3, 1 और 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 और 2 अगर आपने करेक्ट कर दिया, 3 तो है नहीं, तो इस स्टेटमेंट पे आ गया। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को अगर आधार बना के इसका अध्ययन करेंगे तब तो आसान हो जाएगा कि आप गुच्छी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको यह ऐसा कुछ जानने को मिलेगा कि इस प्रकार के मशरूम वहाँ पर उगते हैं जहाँ पर या तो जो लकड़ियाँ होती हैं, यानी जो शंकुधारी वन के वृक्ष होते हैं, कॉनिफरस फॉरेस्ट के, वो मुलायम होते हैं, उनका वो जहाँ डिकम्पोज करते रहते हैं वहाँ पर ये मशरूम उगने लगते हैं, या जहाँ पर मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर ये उगते हैं। तो इस प्रकार की प्राकृतिक दशाएं जिस क्षेत्र में होती हैं, जहाँ पर होती है वहाँ पर मशरूम यानी गुच्छी उगने लगते हैं। और जहाँ पर गुच्छी उगते हैं वहाँ पर दोबारा इसकी खेती करना संभव नहीं होता है, क्योंकि वहाँ के वो जो ह्यूमस होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, उसको कंज्यूम कर जाते हैं, यूज कर लेते हैं। इसलिए अगली बार ये कहीं और उगेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसकी अगर हम वाणिज्यिक खेती करते हैं, कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें हमेशा नई भूमि का प्रबंधन करना होगा। और जहाँ ये उगते हैं वो कहाँ है, वो कहीं ना कहीं ठंडे प्रदेश में जहाँ शंकुधारी वन के वृक्ष मिलते हैं, तो उनको वहाँ से लाना, फिर सुखाना, फिर उसको बाज़ार में ले जाकर बेचना, इस पूरे सारे कार्यों को करने में भी लागत बहुत अधिक हो जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक करना पड़ता है। इसलिए 2 कारण से इसका वाणिज्यिक खेती करना कठिन है। एक तो इनके कल्चर के लिए जो प्राकृतिक दशाएं होनी चाहिए वो सभी जगह नहीं हो सकती, और दूसरा इनको प्रोसेसिंग करके बाज़ार तक ले जाकर बेचने में भी खर्च ज़्यादा, लागत अधिक होता है। ये अलग बात है कि यह उत्तर पूर्वी भारत की जगह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ शंकुधारी वन के वृक्ष मिलते हैं उसके आसपास के क्षेत्र में, टेम्परेट रीजन में या ठंडे प्रदेश में गुच्छी आपको की प्रजाति मिलेंगे। तो ये तीसरा जो है स्टेटमेंट इसलिए गलत है। लेकिन देखिए, इस प्रकार से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वही सोच पाएगा जिसने इस टॉपिक का अध्ययन किया होगा। और मेरे अकॉर्डिंग इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं तो बहुत कम ही लोग होंगे जो इसका डिटेल में अध्ययन किए होंगे। उनको कहीं ना कहीं कॉमन सेंस अप्लाई करते हुए क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा किया होगा तो क्वेश्चंस आपके जो एक्सपेक्टेड, जो आप सोच रहे होंगे उससे अधिक आप क्वेश्चन करेक्ट करके आए होंगे। और ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं जानते हुए, बिना दिमाग चलाए हुए अगर तुक्का मार दिए होंगे, बिना सोचे समझे हुए आपने टिक मार दिया होगा, तो अगर गलत होंगे तो हो सकता है कि आपके जितने कट नंबर मार्क्स होने चाहिए उससे थोड़ा कम हो जाए। यही आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा पक्षी नहीं है। तो देखिए, गोल्डन महासीर, ये जो गोल्डन महासीर है, या तो आप इन पक्षियों के बारे में जानते हो या इस गोल्डन महासीर के बारे में जानते हो, क्योंकि यह एक प्रकार की, इसको गेम फिश भी कहते हैं, इसे फूड फिश भी कहते हैं। यह एक मछली की एक ऐसी प्रजाति है जिसका कमर्शियल वैल्यू बहुत अधिक है। तो जो एक्वा एग्रीकल्चर करते हैं, जलीय कृषि करते हैं, वो इस प्रजाति के संवर्धन यानी इसके कल्चर को
महत्व भी देते हैं, लेकिन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट, ये मछली की यह प्रजाति इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गई है क्योंकि प्रदूषण के कारण इसकी संख्या में कमी आने लगी और अभी इसे इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में जो है घोषित भी किया गया है, पहचाना भी गया है। तो इस तरह से कहेंगे कि यह क्या है, पक्षी नहीं बल्कि मछली की एक प्रजाति है। अब ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है, जानते हैं तो सही है, अगर नहीं जानते हैं तो फिर वही वाली बात है कि आप गेस कैसे कर रहे हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं? आप समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। मैं समझता हूँ कि बायो फर्टिलाइज़र यानी जैव उर्वरक या नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र, या एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें, किसी न किसी तरह से आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी वैसे प्लांट जो लेग्यूमिनस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उपयोगी होते हैं। वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को पहले नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, यानी कहीं ना कहीं उसका नाइट्रोजन के कंपाउंड में परिवर्तित करते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ अल्फ़ा जहाँ पर समशीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं वहाँ पर, यानी जहाँ प्राकृतिक घास मिलते हैं वहाँ पर जैव तकनीक के द्वारा जिस घास की खेती को प्राथमिकता दी गई उसे अल्फ़ा भी कहते हैं। और यह अल्फ़ा जो है, इस अल्फ़ा का उपयोग पशुओं के लिए चारा के रूप में किया जाता है और यह नाइट्रोजन फिक्सेशन में लेग्यूमिनस फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए यह तो होगा। दूसरा देखिए, अमृत जो है एक प्रकार का लेट्यूश होता है। इसके साथ जो बीन, ये जिस बीन के साथ रहता है, ठीक है, बीन्स के जो क्रॉप्स होते हैं उसके साथ रहता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, यह नहीं करता है, तो कहेंगे यह तो नहीं है। तीसरा, ये कॉमन है, चिकपी, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आप जानते होंगे, तो कहेंगे पहला और तीसरा में अगर यहाँ देखा जाए तो इनमें से 2 ऑप्शन हैं जहाँ पर 3 ये दिया हुआ है, बाकी इन दोनों में नहीं। तो पहले तो एलिमिनेट करके हम इससे भी ए और बी में आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम ए और बी में से सेलेक्ट करते हैं तो ए और बी में सेलेक्ट करते समय यहाँ पर जो अगला ऑप्शन दिया गया है वह है क्लोवर, और उसके अलावा दिया गया पर्सलेन और पालक। तो पर्सलेन और पालक जो है ये एक प्रकार से जो लीफी यानी पत्तेदार सब्जी होते हैं उनके कैटेगरी में आते हैं, नहीं लेग्यूमिनस फैमिली में ये नहीं आते हैं। तो इन दोनों को आप अगर बाहर करते हैं तो 1, 3 और 4। अब देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायो फर्टिलाइज़र या क्रॉपिंग पैटर्न किसी प्रकार से अगर आप देख रहे हैं तो एक तो आप एलिमिनेट करके 2 से 4 से 2 पे आएंगे, और 4 से 2 के बाद से अगर आप इन दोनों में से पालक को भी अगर देखेंगे तो कह सकते हैं ना कि पालक जो है लेग्यूमिनस फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए इस क्वेश्चन इनमें से एक करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी, अब कोई सोचेगा कि मैं जितने भी लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट है, जितने भी क्रॉप्स है, सबके स्पीशीज, सबके टाइप्स याद कर लूँ कि अगली बार क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो इसके पहले भी एक प्रश्न आया था मोरिंगा पर, वहाँ पर इससे संबंधित कई ऑप्शन दिए गए थे और उसी क्वेश्चन का केवल क्या कर दिया गया है, पूछने का तरीका बदल दिया गया है और वहाँ पर लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट को देखकर यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन से जोड़ दिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चंस को ऐसे भी देखना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में बायोसेल यानी बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं। अब 2 वर्ड है, बायो और रॉक। तो अब बायो रॉक की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर ऑप्शन, या तो इसका आंसर जानते हैं तब तो आप कहेंगे कि यह जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम विधि को अपनाकर जो प्रवाल होते हैं उसके सेल यानी चूना पत्थर का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि प्रवाल का तेज़ी से ग्रोथ हो सके
तो जहाँ पर प्रवाल की संख्या में कमी आती है वहाँ पर कम वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करके, विद्युत धारा प्रवाहित करके जो मिनरल्स पानी में, समुद्र में डिजॉल्व हुए, घुली हुई अवस्था में रहते हैं, उनको ही विद्युत धारा की सहायता से उन घुले हुए मिनरल्स को क्रिस्टलाइन एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उन्हें चूना पत्थर से निर्मित संरचना में परिवर्तित किया जाता है, एक सेल के रूप में तैयार किया जाता है, जिससे कोरल का ग्रोथ हो सके। अब सोचिए, जो पढ़ा होगा उसके लिए तो ये प्रश्न आसान हो गया, लेकिन जिसने इसकी का अध्ययन नहीं किया होगा वो ऐसे सोच सकता है बायो और रॉक की बात की जा रही है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्षतिग्रस्त प्रवाल वीथियों, कोरल रीफ्स की बहाली। हिंदी देखिए कितना, हिंदी में ऐसा लग रहा है कि कोरल रीफ की बहाली की जा रही है, जबकि इंग्लिश में पढ़ेंगे रीस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ्स, रीस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ्स। तो सोचिए, जो कोरल रीफ डैमेज हो गए हैं उसको रीस्टोर करना। तो इतना तो जानते होंगे कि भाई चलो, कोरल के ऊपर जो चूना पत्थर से निर्मित संरचना होती है उसको ही हम भीती रीफ कहते हैं, उसको रीस्टोर करने की बात की जा रही है। तो बायो भी है, कोरल भी है और रॉक की भी बात की जा रही है, इसलिए बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध इसी से होना चाहिए। एक ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा लिखा हुआ है पादप अवशिष्टों का प्रयोग कर भवन निर्माण, कहेंगे इसमें बायो रॉक टेक्नोलॉजी, बायो और रॉक से इसका कोई लेन देन समझ में नहीं आ रहा संबंध। सेल गैस के अन्वेषण निष्कर्षण के लिए इन क्षेत्रों की पहचान करना नहीं। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? यह एक जापानीज तकनीक है। इस तकनीक के द्वारा तेलंगाना में जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई, यानी एफॉरेस्टेशन के लिए जापान के इस तकनीक को अपनाया गया। और वहाँ की एक बोटानिस्ट थी आयरी मिलवाकी, उनके नाम पर इस तकनीक का नाम रखा गया। अब इसके बारे में भी अगर आप जानते हैं तब तो आप कहेंगे कि जो मियावाकी तकनीक है वो आयरी मियावाकी के नाम पर आधारित जापानीज तकनीक है। तेलंगाना राज्य में इस तकनीक के द्वारा ही शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्राथमिकता देते हुए कम समय ही वनस्पति की सघनता को बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो सोचिए, इसमें तब तो सही जवाब क्या है? शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। तो देखिए, जिस प्रश्न में सीधे मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि ये फैक्ट है, एक इन्फॉर्मेशन है, इससे आप परिचित हैं तो अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं परिचित है तो एलिमिनेशन करके देखना होगा कि आपने वाणिज्यिक कृषि का अध्ययन करते समय ऐसा कोई पद्धति पढ़ा है कि नहीं, आपने आनुवांशिक रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास इस प्रकार से कहीं इस तरह के टॉपिक का अध्ययन किया नहीं। ऐसे एलिमिनेट करके भी आप आ सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ना चाहिए क्वेश्चन को। अब यही देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 जो है, इसमें कोई 7 पहली बार जो है यूपीएससी के द्वारा मुझे लगता है कि ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया है जिसमें 7 ऑप्शन दे दिए गए। क्यों दिया गया? यूपीएससी ये भी कह रही है इस क्वेश्चन के द्वारा कि इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने और उसको रटने का की बजाय इन्फॉर्मेशन को जो डिटेल में दिया गया है उसको कंसेप्चुलाइज भी करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यह प्रश्न है सौर तूफान से संबंधित, ठीक है, सोलर फ्लेयर से संबंधित। और सोलर फ्लेयर से संबंधित इस क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो अभी के समय ये बहुत अधिक न्यूज़ में भी है। तो जिसने सोलर फ्लेयर के बारे में अध्ययन किया होगा तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ेगा, और जिसने सोलर फ्लेयर के बारे में अध्ययन करने के साथ सीधे अगर वो इस पे आएगा ऑप्शन पे कि जब इतने सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं तो पहले देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन कॉमन ऑप्शन जो कि सभी में है या किसी में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 4 5 2 3 5 6 7 1 3 4। तो यहाँ पर देखिए, अगर ओवरऑल कहा जाए तो प्रश्न पढ़ते समय हमें देखना होगा ना कि जीपीएस विश्वतरीय क्षेत्र में, तो जैसे यहाँ पर आएंगे दूसरा ही ऑप्शन, पहला तो विफल हो सकती है क्योंकि जब सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और उसके कारण स्टॉर्म 2 प्रकार से स्टॉर्म को 2 प्रकार के स्टॉर्म आते हैं। एक
जो हमारे इस एटमॉस्फेयर में, क्षोभ मंडल में, जब क्षोभ मंडल में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेरिक या वायुमंडलीय स्टॉर्म। और जो सब सौर विकिरण की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और उसकी इंटेंसिटी बढ़ने से जब वही अधिक तीव्रता वाले सोलर रेडिएशन पृथ्वी की ओर आते हैं तो उसके कारण अगर जो डिस्टर्बेंस होता है उसके लिए एक टर्म यूज किया गया हैलोवीन स्टॉर्म, और ये न्यूज़ में है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कैसा है, ये सोलर स्टॉर्म जो है एक प्रकार का स्पेस स्टॉर्म है जिसका पृथ्वी के बाहर के अस्थिरता से संबंध है। जबकि सुनामी की अगर हम बात करें, सुनामी की उत्पत्ति का मूल कारण है भूकंप का आना, यानी जब महासागर में भूकंप के आने पर समुद्री तरंगों की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो उसे हम सुनामी का नाम देते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सुनामी के उत्पन्न होने का कारण स्पेस ना होकर पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने वाले बल हैं। तो पहले हम इसको काट देंगे, यहीं से देख लेंगे कि यहाँ पर भी 2 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 दिया हुआ है और यहाँ पर नहीं है, इसलिए एलिमिनेशन। अब सातों स्टेटमेंट पढ़ने के बजाय आपने दूसरे स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन को सही कर लिया, और जो इन्फॉर्मेशन को डिटेल में पढ़े होंगे वो हर एक स्टेटमेंट को पढ़कर अगर दिमाग चलाए होंगे तो हो सकता है क्वेश्चन गलत भी कर दिए हों। अब देखिए, एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो सीधी सी बात है, जल भराव वाले क्षेत्र में यहाँ या जहाँ की भूमि दलदल भूमि होती है वहाँ पर बैक्टीरिया के द्वारा जब कार्बनिक पदार्थ का विघटन किया जाता है तो मीथेन गैस का इमिशन होता है। इसलिए मीथेन गैस को मास गैस भी कहते हैं। सोचिए, अब साइंस का कॉन्सेप्ट है जिसको अप्लाई कहाँ करना है, आपको यहाँ क्रॉप्स पे करना है। तो क्रॉप्स की जब हम फसलों की बात करते हैं तो कपास के लिए हम कपास की खेती जहाँ की जाती है वहाँ पर वाटर लॉगिंग नहीं होता, ऐसे ही बाहर कर देंगे और आसानी से कहेंगे। धान एक ऐसा फसल है जिसकी खेती करने के लिए हमें पानी कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था करनी होती है, यानी जल भराव वाले क्षेत्र में ही जो है धान की खेती होती है। तो धान की खेती किए जाने पर मीथेन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी, लेकिन क्वेश्चन नंबर पर ध्यान दीजिए। 71 पे आया क्वेश्चन जो है वो धान पर ही आधारित है। 72 पर भी क्वेश्चन इसी पर आधारित है, धान गहनता प्रणाली, कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से, ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटिफिकेशन। देखिए यहाँ पर रुककर मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ क्योंकि हिंदी में समझना कई बार कठिन हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टिवेशन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस। यानी ये कह रहा है कि धान की खेती से संबंधित एक ऐसी प्रणाली जिसमें हम ऑल्टरनेट करके पहले पानी को भरेंगे फिर उसको ड्राई करेंगे, यानी ऑल्टरनेट करके फिर पानी भरेंगे फिर धान की खेती करेंगे। तो एक बात तो समझ में आ गया कि अगर हम ऐसी किसी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो वहाँ पर पानी का हमें उपयोग कम करना है, क्योंकि पानी का उपयोग जब हम कम करेंगे तभी तो एक समय वेट कर रहे हैं, दूसरे समय ड्राई कर रहे हैं। तो जब पानी का उपयोग कम होगा तो इतना बात तो सीधी सी बात है कि मीथेन का कम उत्पादन होगा। जब हमें धान की खेती करने के लिए सिंचाई के स्तर पर पानी का जल का प्रबंधन कम करना होगा तो कहीं ना कहीं हम ऐसा करते समय हम विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी की भी खपत को कम करेंगे, क्योंकि जब हमें कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के द्वारा अधिक मात्रा में जल को उपलब्ध कराना होगा, नहरों से उपलब्ध कराना हो या नलकूपों से उपलब्ध कराना हो, तो हमें बिजली की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। तो कहेंगे बिजली की कम खपत होगी।
अब ये दूसरा और तीसरा ये तो दोनों नज़र आ रहा है, और ऐसे में हमें कहीं ना कहीं फिर देखना होगा कि यह जो पहला स्टेटमेंट है वह इस प्रणाली से कैसे संबंधित है। तो जब हम वेट करेंगे और फिर ड्राई करेंगे तो इसमें हमें बीज की भी आवश्यकता कम होती है, क्योंकि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम जो धान के बीज होते हैं उनको अधिक स्पेसिंग अधिक दूरी पर लगाते हैं, और यंग प्लांट्स को यंग जो है आप कह सकते हैं सीड्स का यूज़ करते हैं, स्पेसिंग अधिक होता है। और यही नहीं, यहाँ पर हम ये भी प्रयास करते हैं कि रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम करना पड़े, उसकी जगह बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाई जाती है। तो इसमें बीज की भी कम आवश्यकता होती है। तो देखिए, अगर धान गहनता प्रणाली की बात की जा रही है, एक प्रकार का ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिसमें हम जल का सिंचाई के स्तर पे भी जल का दक्षतापूर्ण उपयोग करना चाह रहे हैं, हम वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को भी कम करना चाह रहे हैं, और साथ में हम बीज का जो है उपयोग करते समय रासायनिक उर्वरक की जगह जैव उर्वरक के उपयोग को महत्व दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप इस क्वेश्चन के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो इस क्वेश्चन पे आ सकते हैं कि इसका तीनों ही विकल्प सही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पश्चिम अफ्रीका, कहाँ की बात की जा रही है? पश्चिम अफ्रीका की। निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूखकर मरुस्थल में बदल गई है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके पास दो ही ऑप्शन था। एक कि आपको अगर यह पता है कि विक्टोरिया झील जो कि युगांडा, केनिया, तंजानिया इनकी सीमा पर है, विषुवत रेखा के इसके ऊपर से होकर गुजरती है। और अगर हम विश्व में मीठे पानी की झील की बात करें तो मीठे पानी की झीलों में सुपीरियर झील के बाद विक्टोरिया झील की अगर बात आती है तो यह मीठे पानी की झील में दूसरी बड़ी झील है, विषुवत रेखा के पास है। एक तो पश्चिम अफ्रीका में नहीं है, तो हम कहेंगे ये तो इसकी बात होगी नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब लेक फागुबिन और लेक ओगुटा, ये दो नाम कहीं ना कहीं आप लोगों में से बहुत लोगों को पहली बार सुनने को मिल सकता है, लेकिन लेक वोल्टा यह एक ऐसी झील है, वोल्टा घाना की एक ऐसी नदी है जो गिनी की खाड़ी में गिरती है, और इसी नदी पर वोल्टा डैम बनाया गया है। और वोल्टा ओकोसोम्बो डैम बनाया गया, उसके साथ जो झील बनाया गया है वो वहाँ का सबसे बड़ा रिजर्वायर भी है। तो एक तो ये है कि ये अपने आप में एक जलाशय है, और इसके द्वारा जो है उस क्षेत्र में सिंचाई के द्वारा कोको की खेती के लिए जल को उपलब्ध कराया जाता है। तो ये तो पश्चिमी अफ्रीका में नहीं है, घाना में है। ये दोनों तो नहीं होगा। अब बची बात लेक फागुबिन और लेक ओगुटा। अब इनमें आपको अगर जानते हैं तब तो आप अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो वही रिस्क लेने वाली फिर बात हो गई। अब रिस्क लेने की अगर हम बात करें तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि अब इसमें बी लेक विक्टोरिया के साथ लेक फागुबिन जो दिया गया है, अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया तो लेक फागुबिन का संबंध साहिल प्रदेश से है। तो साहिल प्रदेश का अध्ययन करते समय यदि आप माली यानी साहिल प्रदेश के साथ यदि देखेंगे तो वहीं पर सहारा मरुस्थल के दक्षिण का जो अर्धशुष्क प्रदेश है वहाँ पर आपको माली में टिम्बकटू मिलेगा, घाना में कुमासी, नाइजेरिया में कानो, नाइजर में जिंदर, ये सब उस बॉर्डर पर है। उसमें टिम्बकटू के समीप ये फागुबिन झील है। और सहारा मरुस्थल का दक्षिण की ओर विस्तार होने के कारण यह जो साहिल प्रदेश है वो मरुस्थलीय प्रदेश में परिवर्तित होता चला गया, और इस कारण से यह चिंता व्यक्त की गई कि फागुबिन झील जो है वो भी सूखकर मरुस्थल में बदल गई है। तो एक तो यह तरीका है इस पर आने का, जानते होंगे तो अटेम्प्ट करते। और लेक ओगुटा जो है नाइजर नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान में यह एक झील है जो कि अपने आप गिनी की खाड़ी के तट के पास है, पश्चिमी अफ्रीका में नहीं है। मैं समझता हूं कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में जिसने गेस किया हो गया, जो पहले से जानते होंगे तब तो उनके लिए आसान प्रश्न है, जो नहीं जानते होंगे उन्होंने रिस्क लिया होगा। अगर लेक फागुबिन आपने अटेम्प्ट किया
तो चलिए, आपने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया और ये रिस्क आपके लक फेवर किया होगा तो आपने करेक्ट किया। अगर नहीं अटेम्प्ट किया तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपसे ना भी बने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत की गंडीकोटा घाटी के साथ वर्ड यूज कर दिया गया कैनियन, निम्नलिखित नदियों में किस एक से निर्मित हुई है। अब फिर से ये प्रश्न है तो कैनियन से संबंधित, क्योंकि नदी के द्वारा निर्मित वी आकार की घाटी को गॉर्ज कहते हैं और गॉर्ज के बृहद रूप को कैनियन कहते हैं। जब गॉर्ज अधिक गहरी हो जाती है, आई आकार की हो जाती है, तो उसे कैनियन का नाम दिया जाता है। और हर कोई ग्रैंड कैनियन का नाम तो सुने होंगे, लेकिन बहुत लोगों के लिए यह पहली बार सुनने को मिला होगा कि भारत में भी कोई कैनियन, किसी नदी के द्वारा कैनियन का निर्माण किया गया है। और इस कैनियन को हिडन कैनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, हिडन कैनियन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जिनको हिस्ट्री यानी इतिहास में विशेष रुचि होगी, और वो गंडीकोटा यानी ये जो गंडीकोटा है, गंडीकोटा पेन्नार नदी के दाएं तट पर अवस्थित एक गांव है। और वैसी गंडीकोटा जो है का अपना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। यहाँ एक फोर्ट है, उसके कारण जो है यह नदी, इस फोर्ट के कारण उस गांव, उस स्थान का महत्व है। अब जो इसकी जानकारी रखता है तो वो कहेगा अगर गंडीकोटा फोर्ट पेन्नार नदी के दाएं तट पर है तब तो इसका संबंध पेन्नार से होगा। अब जो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेगा, ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेगा तो हो सकता है वो कावेरी नदी का अध्ययन किया हो, तो कहेगा कावेरी के बारे में इतना डिटेल पढ़े हैं, कभी इसके बारे में ऐसा नहीं आया कि ये कैनियन बनाती है। मंजरा नदी जो है ये गोदावरी की एक सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। अजंता हिल अगर वहाँ से निकलती है और सीधे गोदावरी में जाकर मिल रही है, तो जिस क्षेत्र से होकर ये जा रही है वहाँ पर तो ऐसा नहीं, मतलब यहाँ कैनियन बनने की संभावना कम है। पेन्नार नदी जो है यह एर्रामला हिल, एक तो इम्पॉर्टेंट है कि पेन्नार नदी, कृष्णा नदी और पेन्नार नदी इन दोनों के बीच में नल्लामलाई हिल है, और यह पेन्नार नदी अर्रामलाई हिल्स को काटते हुए आगे बढ़ती है। और इसी पेन्नार नदी के द्वारा जहाँ पर गॉर्ज यानी घाटी का निर्माण हुआ उसे गंडीकोटा घाटी या कैनियन भी कहते हैं, और यह इसे हिडन कैनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर यह जो है इसका सही जवाब है। फिर से देखिए, कावेरी, मंजरा, तुंगभद्रा और पेन्नार, इन चारों में जो इस प्रकार को सोचा होगा तो हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया हो। अगर उसे इसके बारे में जानकारी नहीं होगी और बिना सोचे समझे हुए अगर वो टिक किए होंगे तो क्वेश्चन गलत भी हो गया होगा। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे प्रश्न अगर पूछे गए और इसकी जानकारी नहीं थी और आपसे छूट गया तो कोई यहाँ तनाव लेने वाली बात नहीं है। अब देखिए, यह उसी के बाद एक क्वेश्चन अगर बहुत ही इन डेप्थ यानी ऐसा फैक्ट था जिसको जानना अपने आप में बड़ी बात है, वहीं दूसरा इस क्वेश्चन को देखिए कि बहुत ही बेसिक फैक्ट है, नामचा बरवा। तो हिमालय का बेसिक लेवल पर भी कोई जानकारी रखेगा तो कहेगा कि बृहद हिमालय नांगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, यानी अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में नामचा बरवा जो है वहाँ तक माना जाता है कि बृहद हिमालय का विस्तार है। तो कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के जब उत्तर में है तो इसका गढ़वाल हिमालय से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। नंदा देवी, कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में नंदा देवी की अगर हम बात करें तो हाँ, ये तो बहुत कॉमन फैक्ट है, नंदा देवी सही सुमेलित है। नौक्रेक, ये भी बहुत कॉमन फैक्ट है, मेघालय में जो गारो हिल है, गारो हिल का जो सबसे ऊंचा स्थान है वह नौक्रेक है, तो कहेंगे ये भी सही सुमेल नहीं। सिक्किम हिमालय लिखा हुआ है, तो इसमें कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो कौन सा सही सुमेलित है, केवल 2। देखिए बीच में इसने जहाँ पर बहुत ही सिंपल फैक्ट है, बहुत कॉमन इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन पूछने का तरीका क्या हो गया, यहाँ अलग हो गया। क्वेश्चन भी आसान, विकल्प भी आसान हो गया। अब देखिए यह प्रश्न जो है, अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवैट मोटे तौर पर निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संगत है। अब 2 बातें हैं, अगर बार बार यूपीएससी करिए समाचारों में सुनाई देने वाला, अब लिवैट है, अगर आपने पढ़ा होगा
तब तो कह देंगे कि ये पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र है, क्योंकि जो लिवैट है इसका अपना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। हिस्ट्री का अध्ययन करते समय जिसको हिस्ट्री में विशेष इंटरेस्ट होगा, लिवैट मैप से देखकर हिस्ट्री को समझता होगा, तो वो कहेगा कि जो इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया का जो क्षेत्र है भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में, ठीक है, उसे लिवैट का क्षेत्र मोटे तौर पर कहा जाता है, यानी उस क्षेत्र का नाम दिया गया है। लिवैट का मतलब ही है ईस्ट में, यानी सनराइज, इसका लिटरल मीनिंग है। तो जब आप सर्च कीजिएगा तो ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपने एग्जामिनेशन में दिया है कि नहीं उसको, क्योंकि उत्तरी अफ्रीकी तट के पास का जो मिस्र से मोरक्को तक का फैला क्षेत्र है, यानी इजिप्ट से लेकर मोरक्को तक, तो उसमें इस रीजन में मागरेब रीजन तो आता है, लिवैट नहीं आता है। फारस की खाड़ी और अफ्रीका के श्रृंग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास का क्षेत्र, तो उसे अफ्रीका का हॉर्न, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका तो कहते हैं, लिवैट नहीं कहते हैं। भूमध्य सागर का संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र, भूमध्य सागर का संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र कैसे लिवैट होगा? तो आप ऐसे एलिमिनेट करके भी कह सकते हैं कि मैप में बेसिक लेवल पे जहाँ पर बर्बर समुदाय की जनसंख्या अधिक है उसे बर्बर स्टेट कहते हैं, मागरेब रीजन कहते हैं, ना कि लिवैट कहते हैं। तीनों को पढ़ते हुए आप इस पे आ सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, इसकी जानकारी रखते होंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, हमें कंट्री पर विचार करना है और देखना है कि किनकी सीमाएं अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। अब देखिए, किनकी सीमाएं अफ़गानिस्तान के साथ लगती है, तो पहला ऑप्शन है अजरबैजान। तो सोचिए, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। तो जॉर्जिया काला सागर के तट पर है, आर्मेनिया लैंडलॉक्ड कंट्री है, अजरबैजान कैस्पियन सागर के तट पर अगर है, तो ये तीनों कॉकेसस देश है। यहाँ कॉकेसस पर्वत का विस्तार है, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मैप पर आधारित है। और अभी जब रशिया यूक्रेन की बात की जा रही है, इतना अधिक न्यूज में है, तो इसके आसपास के क्षेत्र ऐसे भी आप मैप में देख कर चल रहे होंगे। तो अगर हम कहेंगे अजरबैजान तो दूर दूर तक अफ़गानिस्तान के साथ पास नहीं है, तो पहले को यहाँ से हटा दें, यहाँ से हटा दें, तो आगे पढ़ने सोचने की भी आवश्यकता नहीं है और आप करेक्ट आंसर पे आ सकते हैं 3, 4 और 5। अगर आप इसीलिए मैप में किस देश की सीमा पर कौन कौन से देश हैं, इसको रटने की बजाय हमेशा हम मैप की सहायता से अगर हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को या किसी भी इंफॉर्मेशन को समझेंगे, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके लिए याद रखने की बजाय क्वेश्चन पूछे जाने पर उसका जवाब देना आसान होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब हिंदी पे ध्यान दीजिए। मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, ऐसा लगा दुर्लभ मृदा की बात कर रहा है, मिट्टी की। यहाँ पढ़िएगा मोनाजाइट इज ए सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। तो मोनाजाइट क्या है? तो मोनाजाइट एक ऐसा यस्क है जिससे थोरियम की प्राप्ति होती है, साइंस का स्टेटमेंट है, ठीक है, मिनरोलॉजी की बात कर रहा है और रेयर अर्थ के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट जो है उसको देखिए, भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में होता है। तो एकदम बेसिक ज्योग्राफी का ये इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, क्योंकि मोनाजाइट जो है केरल के मालाबार तट पर मोनाजाइट का सबसे अधिक भंडार है। सभी तटीय क्षेत्र में आपको मोनाजाइट नहीं मिलेगा। तो अगर हम इस तीसरे स्टेटमेंट को गलत मानते हैं, तो ज्योग्राफी के इस स्टेटमेंट की सहायता से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, और करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1, 2 और 4। तो देखिए, साइंस की समझ रखते हैं तब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, 1, 2 और 3। लेकिन अगर हमें तीसरा स्टेटमेंट पढ़ने के साथ ही हमें अगर इस प्रकार का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप आसानी से आंसर पे आ सकते हैं। इस संदर्भ में पीटी के ठीक पहले अखिल मूर्ति सर ने एक वीडियो भी बनाया था कि किस प्रकार से आप यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करते समय ट्रिकी क्वेश्चन को ऑप्शन के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आपने उस वीडियो को देखा है, ध्यान से सुना, समझा कि नहीं,
और अगर उसके बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर उसे अप्लाई किए हैं कि नहीं। दूसरी बात, हम लोग QAD, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रोग्राम, और जो UPSC का जो टेस्ट सीरीज हुआ है उसमें जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उनको भी डिस्कस करने के दौरान बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया था। उसको भी अगर आप उसमें उस डिस्कशन में भी आप शामिल हुए होंगे, उसको भी आपने ध्यान से सुना होगा, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हुई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब व्यक्ति एग्जामिनेशन की तैयारी करता है उस समय उतना सचेत नहीं रहता है जितना वो एग्जामिनेशन देने के बाद उसे समझ में आता है। क्योंकि एग्जामिनेशन की तैयारी के पहले और एग्जामिनेशन के अंदर, जैसा पहले भी अभी हमने कहा, सिचुएशन अलग हो जाती है। क्वेश्चंस की बात वही है। देखिए, क्योंकि ये सोचिए कितना बेसिक क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। अब सोचिए, और हिंदी में ऐसा वर्ड यूज किया गया। इंग्लिश में देखिए, आप कहेंगे ये प्रश्न जो है इसका संबंध तो समर सॉलिस्टिस से, ग्रीष्म अयनांश से, क्योंकि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी तो उस समय जो है दिन की अवधि सबसे अधिक होती है और रात की अवधि सबसे कम होती है। क्योंकि ग्रीष्म अयनांश के समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का समय होता है और इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती जाती है। और 21 जून यह एक ऐसा डेट है जो आप कब से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो इस आधार पर आप क्या कहेंगे कि इसका संबंध क्या है? फर्स्ट ऑफ द हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून तो होगा नहीं, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून होगा। बेसिक क्वेश्चन। ऐसे कई बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, केवल उन पर ही आप फोकस होके और कुछ कॉमन सेंस IQ अप्लाई करके, आप एलिमिनेशन वगैरह लगा के, साइंस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, वर्ड को देख करके अगर क्वेश्चन सॉल्व करें तो मैं समझता हूं कि जितने प्रश्न पूछे गए 100 क्वेश्चंस में, बाकी सब्जेक्ट की तो अपने टीचर आपको उसके एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन जहां तक मेरे सब्जेक्ट की बात है उसमें मैं आपको कह सकता हूं कि 60-70% क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। क्योंकि क्लास के टॉपिक को डिस्कस करते समय हमेशा मैंने ये कहा है कि अगर आप UPSC में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो क्लास में जो टॉपिक कराया जा रहा है, जो आप नोट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो आपको एक्स्ट्रा वर्क कहा जाता है कि साथ में कीजिए, सब्जेक्ट को रिलेट करके कीजिए। यानी रिवीजन आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से कीजिए, सॉल्व करके। रिवीजन आप एक विषय को दूसरे विषय के साथ रिलेट करके कीजिए। रिवीजन आप लिख कर कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ कीजिए। रिवीजन आप करंट की सहायता से कीजिए। 4 प्रकार से रिवीजन कीजिए और वैसे में आप कई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वेटलैंड, और उसको वो वेटलैंड कहाँ पर लोकेटेड है। मैप पर आधारित क्वेश्चन है। क्यों मैप पर आधारित क्वेश्चन है? क्योंकि होकेरा आर्द्रभूमि, होकेरा वेटलैंड, यह जो है कश्मीर की घाटी में, और कश्मीर की घाटी का अध्ययन ऐसे भी करना इम्पॉर्टेंट क्योंकि कश्मीर की घाटी का इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंस है। और श्रीनगर के पास ये वेटलैंड है, इसलिए यह तो करेक्ट नहीं है। दूसरा, ये बहुत कॉमन आपको वेटलैंड का नाम दिया गया, रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश के नाहन में है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील भी है, ये सही सुमेल है। रुद्रसागर झील, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है, ये सही सुमेल है, ये भी कॉमन है। अब सस्तमकोता झील, ये भी एक कॉमन है क्योंकि जब आप केरल का अध्ययन करते हैं और एटलस में लोकेशन देखते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वहाँ पर वेमुनाड लेक है, वहाँ पर अस्तमुदी लेक है जो कि लैगून झील का उदाहरण है। वहीं पर सस्तमकोटा लेक जो है केरल में फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये तमिलनाडु नहीं बल्कि केरल में है, तो ये एक सही सुमेल नहीं है। तो यहाँ पर सुमेल कौन सा है? 2 और 3, तो केवल 2 युग्म सही। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पेपर में बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, 2, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैं चाहता तो इसी पेपर में शामिल करके उसे ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट का नाम दे देता, लेकिन उसे मैंने अपने लिस्ट से बाहर इसलिए किया क्योंकि वह एक करंट पर आधारित या एक जनरल नॉलेज या अवेयरनेस पर आधारित क्वेश्चन थे जिसमें प्लेस या किसी संगठन या संस्था के बारे में पूछा गया था। और वैसे क्वेश्चन हमेशा UPSC के द्वारा अलग अलग ढंग से पूछे जाते हैं।
मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि यूपीएससी के पीटी के बाद एक नया ट्रेंड सेट हुआ है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करके यह बताएं कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब क्या होगा। लेकिन जिन लोगों ने इस बार पीटी दिया होगा उन्हें आज अगर यह समझाया जाए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, उन्हें अगर यह बताया जाए कि यह प्रश्न यहाँ से पूछा गया यहाँ से, तो हो सकता है कि वो अभी इस स्टेज पे वो कहीं अपने को कम ना आंकने लगे और आने वाले एग्ज़ाम्स में उनका परफॉर्मेंस ना प्रभावित हो जाए। इसलिए मैं कहूँगा कि एग्ज़ामिनेशन में आप अपीयर हुए, आपने अपना बेस्ट दिया, अब उस पेपर को आप भूल जाइए, आने वाले एग्ज़ाम्स पे फोकस कीजिए। और जिन लोगों को आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में अपीयर होना है, स्पेशली यूपीएससी में अपीयर होना है, तो सबसे पहले यह देखिए कि अब तक जो आपने मान लीजिए करंट की तैयारी की, तो जो इसमें क्वेश्चन जिसे करंट का क्वेश्चन के रूप में कहा जा रहा है, अब तक जो आपने करंट पढ़ा, जिस भी सोर्स को आपने फॉलो किया, उससे कितने क्वेश्चन आपसे सीधे बन जा रहे हैं। ये नहीं कि केवल नाम मिल जा रहा है। अगर नहीं तो एक हैबिट डेवलप कीजिए कि पहले सिलेबस में दिए गए टॉपिक पर अगर आप अपनी पकड़ बना लेते हैं, जीएस में दिए गए सभी टॉपिक पर, तो उससे जो न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन पढ़ने को मिलता है, जानने को मिलता है, उसको पढ़ने का एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसे आप एनालाइज कर पाएंगे और आप यूपीएससी में तब जाकर ओपन माइंड से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वह इस पेपर के सिर्फ ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन के माध्यम से तो आप कंक्लूड नहीं कर सकते। ओवरऑल आप और भी जो पेपर डिस्कशन होंगे उनको सुनिए। उसके बाद मैं यही कहूँगा कि आपने अब तक जो टेस्ट सीरीज वगैरह में क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके आधार पर देखिए कि आपको अप्रोच में कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। और मैं कोशिश करूँगा कि 2023 में एग्ज़ाम देने वालों के लिए अभी कुछ यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी, इन सब के एग्ज़ाम होने के बाद जो एक ओवरऑल जो 3-4 वर्षों में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको ही आधार बनाकर डिस्कशन करते हुए एक ऐसी स्ट्रैटेजी को तैयार किया जाए जिससे कि ये समझ पाएँ कि आखिरकार हम किस प्रकार से अलग अलग अप्रोच से यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके लिए तैयार कर पाएंगे। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में अपने परफॉर्मेंस को आप बेहतर कर पाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर से किसी नए डिस्कशन के माध्यम से, नए अप्रोच को डिस्कस करने के लिए। धन्यवाद।